Good morning, students. Next topic is proposal, acceptance and revocation. First, let us start with the meaning of proposal or offer. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्राइमरी एलिमेंट एग्रीमेंट होगा. कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है बिटवीन टू पार्टीज़. प्रपोजल मीन्स ऑफर. प्रपोजल एंड ऑफर बोथ आर सिनोनिमस टर्म्स. टू पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है एग्रीमेंट में. वन पार्टी प्रपोजल देगी टू द सेकंड पार्टी एंड जो सेकंड पार्टी होगी वो एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेगी टू द फर्स्ट पार्टी रिगार्डिंग द प्रपोजल. सो वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल एंड अदर पार्टी गिव्स एक्सेप्टेंस टू इट. कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एग्रीमेंट होना असेंशियल है. अगर एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन टू पार्टीज़ तो ही दोनों पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो पाएगा. एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस होना एंड प्रॉमिस के लिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इम्पॉर्टेंट होगी. सो प्रपोजल मीन्स ऑफर. प्रपोजल and offer both are synonymous terms. For example, if Anil says to Krishna that he wants to buy his laptop for rupees 30,000, so in this example it would be said that Anil ने proposal दिया to Krishna to buy his laptop for rupees 30,000. So in this example Anil made a proposal to Krishna. Next comes the essentials or features of proposal. First is existence of two parties. प्रपोज़ल के लिए टू पार्टीज़ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक पार्टी वो होगी जो प्रपोज़ल देगी टू द सेकंड पार्टी एंड सेकंड पार्टी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी. सो टू पार्टीज़ की एग्जिस्टेंस मस्ट होनी चाहिए. सेकंड इज़ चॉइस टू डू और नॉट टू डू. इट मीन्स जो पर्सन प्रपोज़ल देगा वो अपनी डिज़ायर रिफ्लेक्ट करेगा टू द अदर पार्टी कि क्या उसे करना है और क्या उसे नहीं करना. प्रपोज़ल मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी को चॉइस देगी या तो किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज़ल. प्रपोज़ल का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए. अगर ऑब्जेक्टिव प्रपोज़ल का इलीगल होगा, वैलिड नहीं होगा, तो जो एग्रीमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा. सो जो प्रपोज़ल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए. इसमें टू कंसेप्ट्स आएंगे. फर्स्ट इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र और सेकंड इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र. फर्स्ट इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र. अब इस केस में अगर एक पर्सन ने सिर्फ अपनी इंटेंशन ही एक्सप्रेस की है टू मेक एन ऑफ़र, उसने एक्चुअल में उसने रियलिटी में प्रपोज़ल नहीं दिया किसी को या ऑफ़र नहीं किया रिगार्डिंग समथिंग, उसने सिर्फ अपनी इंटेंशन ही एक्सप्रेस की है, तो उसकी इंटेंशन एक्सप्रेस करना इट डजेंट मीन्स कि उसने प्रपोज़ल दे दिया किसी पार्टी को. इंटेंशन टू मेक एन ऑफ़र मीन्स एक पार्टी ने सिर्फ अपनी इंटेंशन ही एक्सप्रेस की है टू मेक एन ऑफ़र. रियलिटी में उसने कोई भी ऑफ़र या प्रपोज़ल नहीं दिया टू द सेकंड पार्टी. तो अगर इन केस पर्सन अपनी इंटेंशन ही एक्सप्रेस कर रहा है टू मेक एन ऑफ़र तो उसे प्रपोज़ल नहीं कहेंगे फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज़ इन्विटेशन टू मेक एन ऑफ़र. इट मीन्स इस केस में अब पर्सन अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस करने के साथ साथ रियलिटी में ऑफ़र भी दे रहा है किसी पर्सन को. सो इस केस में इनविटेशन भी देगा पर्सन. एक पार्टी इनवाइट करेगी सेकंड पार्टी को कि वो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे. सो इस केस में वो अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस करने के साथ साथ दूसरी पार्टी को प्रपोज़ल देगा एंड इनविटेशन भी देगा फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र. Next comes the legal rules for the proposal or offer. First is offer must be made to create a legal obligation. जो पार्टी प्रपोज़ल देगी टू द सेकंड पार्टी
वो प्रपोज़ल की जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरी पार्टीज़ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट करे। अगर ऑब्लिगेशन इलीगल होगी तो जो प्रपोज़ल होगा वो इनवैलिड होगा, एंड प्रपोज़ल इनवैलिड होगा तो इट मीन्स एग्रीमेंट भी इनवैलिड होगा। एग्रीमेंट इनवैलिड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो ऑफ़र ऐसा होना चाहिए जो दूसरी पार्टी पे एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। सेकेंड, द टर्म्स ऑफ द ऑफ़र मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड डेफिनेट। अगर ऑफ़र के टर्म्स इनडेफिनेट हुई तो वो प्रपोज़ल नहीं रहेगा फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रपोज़ल की टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो इम्पार्शियल हो और डेफिनेट हो। Next is offer may be general or specific. An offer is called specific when it is made to a specific individual. In such a case, only that specific person can accept or reject the offer. अगर एक पार्टी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफ़र करेगी, so that offer is called specific. For example, if A offers to sell his watch to B for rupees 3000, it is a specific offer only to B and nobody else can accept or reject the offer because A ने ऑफ़र किया सिर्फ B को, सो जो B है वो स्पेसिफिक पर्सन ही उस ऑफ़र को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। And a journal offer is an offer to anybody who accepts the offer. An offer which is not made to any specific person is called journal offer. For example, if A has lost his briefcase and give advertisement that while traveling from Delhi to Yamunanagar by Shatabdi Express, he has lost his briefcase, and anybody who has found it returns to him is entitled to receive rupees 10,000 as a reward from A. It means it is an offer to anybody who accepts the offer, because इस केस में जो ऑफ़र है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं है। So it is an offer to anybody who accepts the offer, so that type of offer is called journal offer. Next, offer may be expressed or implied. Expressed means if it is written in words or it is expressed orally, and implied means if it is not expressed in words. It should be a request, not an order. जो ऑफ़र होना चाहिए वो रिक्वेस्ट होना चाहिए, not an order. It means एक पार्टी सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है दूसरी पार्टी को to accept it, but ऑर्डर पुट नहीं करेगी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी पे कि वो उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट, ऑफ़र मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। ऑफ़र पॉसिबल एक्ट के लिए ही होना चाहिए। मैन कैन डू ओनली व्हाट इज़ पॉसिबल एंड द लॉ एक्सेप्ट्स दैट। नेक्स्ट, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दैट पर्सन जिसके लिए प्रपोज़ल मेड हुआ है, सो दैट जिसके लिए प्रपोज़ल बना है वो पार्टी विद इन द रीज़नेबल टाइम लिमिट उस ऑफ़र को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाए। सो ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड।